ठीक है, ये 2 डायमेंशन वाला केस हो गया। ठीक है, 2 डायमेंशन में कैसे हम COM की वेलोसिटी निकालेंगे, तो एक मास पार्टिकल x में जा रहा है, एक मास पार्टिकल y में जा रहा है, तो m1 वेक्टर v1 m2 वेक्टर v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, वो 1 डायमेंशन में था तो हम लोग प्लस और माइनस से काम चला लेते थे, लेकिन जब 2 डायमेंशन में जा रहा है तो हमें एक को i एक को j मान के, अगर मैग्नीट्यूड पूछता है तो ये कर देना है, वेक्टर पूछता है तो ये कर देना है। किसी को भी डाउट जैसी कोई चीज है तो बताए मुझे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, इनको करके आपको बिल्कुल फील आ जाएगा बढ़िया। COM का एक क्वेश्चन जो आता है, मोशन ऑफ COM पे आता है या COM निकालने पे आता है, डिपेंड करता है, लेकिन वो ऐसे ही होता है। बस प्रॉपर अपने तरीके से वेक्टर को ध्यान में रखते हुए काम करना है अपने। आगे बढ़ जाऊं? कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, ध्यान से देखना। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, पुली वाला, चलते समय। ठीक, आपको ये बताना है T m1 प्लस m2g से या डैश 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 क्या होगा, ग्रेटर लेस इक्वल। बताओ, सोचो और बताओ। बोलो बच्चों, समझ में आया? क्या आएगा इसमें? देखो, मैंने क्या कहा था, आप इन दोनों का CM पकड़ लो। चलो यहाँ पकड़ लेते हैं इनका सेंटर ऑफ मास। ठीक, सारे फोर्सेस लगा दो, दो जो अलग अलग मासेस पे हैं, तो ऊपर 2T हो जाएगा। हाँ, 2T की वैल्यू पूछो, नीचे हो जाएगा, बताओ सेंटर ऑफ मास पे यही फोर्सेस लगेंगे? हाँ ना तो बोलो। ठीक, अब हमने कल चेक किया था कि M2 के भारी होने से भारी वाला नीचे आता है, हल्का वाला ऊपर जाता है, और सेंटर ऑफ मास भारी वाले के साथ जाता है, यानी कि वो नीचे जाता है। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड है। ये कल बात हुई थी कि नहीं हुई थी? यस सर। ठीक, तो अगर सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली ये वाला फोर्स बड़ा होगा और 2T छोटा होगा, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास की BD है। बोलो, कल कॉन्सेप्ट दिया था मैंने। यस सर। तो अगर ऐसा है तो 2T ये बड़ा हो जाएगा, ये इसका सही साइन आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन होते, छोटे छोटे से, एक एक लाइन का भी सॉल्यूशन नहीं होता, बस ऑब्जर्वेशन होता है तगड़ा वाला। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाएं? बहुत बढ़िया, चलो।
ये एक आर्बिट्री शेप का कोई पार्टिकल है, इसके सेंटर ऑफ मास के पास VCM वेलोसिटी है और इसके पास इसको रोटेट भी किया गया। कॉम्प्लेक्स मोशन समझ आया? ठीक है, अब देखो एक पॉइंट अगर हम यहां पकड़ लें, हम क्या करें, सेंटर ऑफ मास से उसको पहले ज्वाइन करें। इसके पास पहली बात तो ये ऐसी VCM भी होगी, और अगर ये डिस्टेंस x है तो बताओ ऐसी x ओमेगा भी होगी। ये पॉइंट ट्रांसलेट भी करेगा और साथ साथ इस सेंटर के अबाउट सेंट्रीपिटल भी होगा। तो इसका जो मोशन होगा P पॉइंट का, कॉम्प्लेक्स मोशन होगा कि नहीं? तो अगर हम इसका पाथ देखें तो बहुत कॉम्प्लेक्स पाथ होगा इसका, इसका पाथ बहुत कॉम्प्लेक्स होगा इस पॉइंट P का, ठीक, क्योंकि ये बॉडी चल भी रही है और घूम भी रही है, चल भी रही है और घूम भी रही है। लेकिन एक चीज है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की FBD बनाओ तो उस पर पूरी बॉडी का वेट काम करेगा और उसकी वेलोसिटी है VCM, और सेंटर ऑफ मास घूमता नहीं है, उसके अबाउट सब लोग घूमते हैं। तो बताओ उसका जो COM होगा, COM की कहानी बिल्कुल फेंके गए पत्थर की तरह नहीं है। ऐसे एक पत्थर हवा में उछाला U से, उस पे mg लगता है और वो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करता है। COM की कहानी वैसी है या नहीं? यस सर। तो कोई पूछे कि ऐसे कॉम्प्लेक्स मोशन में COM का पाथ, तो क्या बोलेंगे? क्या बोला? पैराबोला, पैराबोला पाथ हो। नोट कर लो, और फेमस क्वेश्चन है ये, मगर लोग कर नहीं पाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का पाथ कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बल्कि वो एक पैराबोलिक पाथ पे मूव करेगा। ठीक, सेंटर ऑफ मास मूव्स ऑन अ पैराबोलिक पाथ। हाँ, इनका मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स पाथ होगा। चलो ये भी हो गया। एक प्रोजेक्टाइल m मास का था, टॉप पॉइंट पे ये एक्सप्लोड हो जाता है। एक्सप्लोजन जो होता है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है। एक्सप्लोजन जो होता है वो इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती। कोई भी बॉम्ब फटता है वो बाहरी फोर्स के कारण नहीं, अंदर के फोर्स के कारण एक्सप्लोड हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, बॉन्ड्स एक्सपांड हो रहे हैं, गर्मी मिल रही, जो भी हो रहा रीजन, जो भी उसकी मैकेनिज्म है बॉम्ब की। तो अगर ये पार्टिकल था m, ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मैं ये नहीं कह रहा इक्वल पार्ट में हो गया, पर दो पार्ट में ये एक्सप्लोड हो गया। तो अब देखो क्या होगा, इसका जो ओरिजिनल पाथ होता वो ये होता, क्योंकि इस पे अगर ये ना फटा होता तो ये इस पाथ पे चलता, लेकिन इन दो टुकड़ों का COM अभी भी इसी पाथ पे चलेगा। कारण कारण कि दोनों के जो फटने का रीजन है वो इंटरनल फोर्स है, सिस्टम में अभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं आए हैं, सिस्टम में अभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं आए हैं। तो भले ही ये दो टुकड़े हो गए, इन दोनों का CM हमेशा इस लाइन पे यानी अपने ओरिजिनल पाथ पे ही मूव करेगा, क्योंकि देखो पहले एक ही फोर्स था ग्रेविटी, अभी भी दोनों पे सिर्फ ग्रेविटी ही फोर्स है।
क्या एक्सप्लोजन से कोई नया फोर्स पैदा हुआ कंबाइंड सिस्टम पे? याद रखना, इसके जो दो टुकड़े हुए उस पे कोई नया फोर्स पैदा नहीं हुआ। हाँ या ना? यस सर। और एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पे बताऊंगा मैं। देखो M1 है, ये M1 हो सकता है कैसा भी जा रहा हो, तो उसका ये x कंपोनेंट हो, M1 V1x V2 V1y। ऐसे इसकी एक वेलोसिटी होगी V2x की डायरेक्शन में और V2y की डायरेक्शन, M1 और M2। तो याद रखना स्टॉप पॉइंट पे उसका मोमेंटम था px mvx, था या नहीं था? यस सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो साथ साथ COM तो यहाँ चलेगा ही चलेगा, लिख लेना ये फंडा। ये जो पार्ट है mvx, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा x की डायरेक्शन में, M1 M2। ये भी ध्यान रखना, ये भी करेक्ट रहेगी बात, ठीक है? तभी COM अपनी पुरानी वाली यात्रा पे चलता रहेगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहां तक हो तो जल्दी बता दो प्लीज, आगे बढ़ूं। Is there any problem? No problem. एक्सप्लोजन में मोमेंटम कंजर्व कराना है। अब एक नए तरह का चीज देखो, ये बहुत है, ये बहुत आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन भी है थ्योरी। मोशन ऑन प्लैंक। ये तरह का क्वेश्चन भी बहुत आता है, बहुत ज्यादा। मोशन ऑफ पर्सन ऑन प्लैंक, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बोलेंगे, ये कॉन्सेप्ट प्यारा है, फिर इससे तो सिर्फ न जाने कितनी अलग तरह के क्वेश्चन भी हम करेंगे, जो ऐसा नहीं भी दिख रहा होगा वो भी कर लेंगे। देखो भैया ये एक प्लैंक है कैपिटल M मास का, इस पे एक पर्सन खड़ा हुआ है स्मॉल m मास का। L जो है प्लैंक की लेंथ टोटल, सुनना ध्यान से। सॉरी, ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, प्लैंक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, लेकिन हाँ क्योंकि इसको चलना है इसलिए इसके पैरों और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन होगा, ठीक है? बट एक बात बताओ, जितना फ्रिक्शन मनुष्य के पैरों पे आगे लगेगा प्लैंक पे पीछे लगेगा, तो दोनों को अगर कंबाइंड सिस्टम में ले लें तो एक आगे का फ्रिक्शन और एक पीछे का फ्रिक्शन, तो मैन प्लस प्लैंक सिस्टम में फ्रिक्शन गेट कैंसल्ड। हाँ या ना? बोलते जाओ, Yes, sir. ठीक है? Yes. अब जब तुम खुद सोचो, अगर इस तख्ते पे ध्यान से सुनना, ये पर्सन आगे की ओर बढ़ेगा और ऐसे पैरों से चलने का स्टाइल कैसा होता है?
कि आप सरफेस को पीछे धकेलते हो तब आप आगे जा पाते हो। तो अगर आप सरफेस को पीछे धक्का दे रहे हो और नीचे की सरफेस स्मूथ है तो प्लैंक बताओ पीछे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। हाँ सर। यस सर। मान लेते हैं कुछ देर बाद जब अपना मनुष्य उस स्थान पे पहुंचा इसके अपोजिट एंड पे, तब तक प्लैंक इधर आ चुका था। ठीक, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्लैंक पीछे आ चुका था। अब जरा मनुष्य की बात करें, पूरी लेंथ एल है प्लैंक की, इतनी एक्स तो बची हुई लेंथ कितनी हो गई? एल माइनस एक्स। ग्राउंड से देखने पे मनुष्य का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एल माइनस एक्स। ठीक है, किस डायरेक्शन में हुआ? राइट। और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ये देखो यहाँ आ गया प्लैंक। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट एक्स, मनुष्य का डिस्प्लेसमेंट एल माइनस एक्स, और दोनों के मास। अब क्योंकि देखो फिर से एक बार, कंबाइंड सिस्टम जैसे ही लिया हमने, जरा समझना बात को, यहाँ बहुत जरूरी है समझना कि सेंटर ऑफ मास क्यों अपनी जगह पे रहेगा। पहले बताओ, अगर ये केवल प्लैंक था तो सेंटर ऑफ मास बीच पे होता, ठीक है, बीच में होता, लेकिन अब ये हैवी मनुष्य की तरफ, तो सेंटर ऑफ मास अपना यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो क्या हुआ कि अगर एफबीडी बना के देख रहे हैं तो एन इस पे भी लग रहा है तो एन इस पे भी लग रहा है, फ्रिक्शन इस पे भी लग रहा है तो फ्रिक्शन इस पे भी लग रहा है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में हाँ जरूर एक ग्राउंड से एन लग रहा है, एन डैश लग रहा है ग्राउंड से प्लैंक पे, और इस पे अपना अपना इसका मास भी लग रहा है। तो वर्टिकल में भी बैलेंस है, बताओ हॉरिजॉन्टल में भी बैलेंस है कंबाइंड सिस्टम के लिए, क्योंकि जैसे ही हम कंबाइंड लेंगे ये एन इसको काट देगा, ये फ्रिक्शन इसको काट देगा। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन द सिस्टम, एग्री करते हो या नहीं? कंबाइंड सिस्टम के लिए मैन प्लस प्लैंक दोनों को एफबीडी बना के देखेंगे तो देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो सेंटर ऑफ मास अगर शुरू में रेस्ट पे था तो अपना कंटिन्यू रखेगा, जो भी स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट थी, तो अपना सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। लेट अस सपोज सेंटर ऑफ मास पहले इस जगह पे था, तो अभी भी वो इस जगह पे ही रहेगा। ठीक है, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, बल्कि उसके अबाउट मास मोमेंट सेम हो जाएंगे, बल्कि उसके अबाउट मास मोमेंट जो उन्होंने ट्रेवल करे हैं वो सेम हो जाएंगे। तो मनुष्य ने कितना ट्रेवल किया है? एल माइनस एक्स। ठीक, और अपने प्लैंक ने कितना ट्रेवल किया है? एक्स। तो हम एक्स निकालते हैं तो ये आएगा एम एल अपॉन एम प्लस एम, ये एक्स है। जरा डायरेक्शन वाइज भी देख लें, अगर प्रॉपर साइन के साथ देखें तो मनुष्य अगर राइट गया है तो प्लैंक लेफ्ट गया है। ठीक है, मनुष्य अगर प्लैंक का ग्राउंड में माइनस टाइम हो जाएगा वेक्टर के साथ। बताओ ये एग्री कर रहे हो या नहीं? हाँ या ना? यस सर। जहां देख लें, जहां देख लें, एक्स पीजी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एल क्या है? ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, ध्यान से देख। प्लैंक के रिस्पेक्ट में पहले इस कोने पे था और अब इस कोने पे, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना चला है? एल। मनुष्य ने तो अपना कोना चेंज किया ना। और अगर हम कहें कि प्रॉपर साइन के साथ ले लो तो हमसे कोई कहता नहीं हमको तो मैन का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो हम बस इतना कहेंगे। किसी चीज, किसी ऑब्जेक्ट का ग्राउंड में चाहिए तो उस ऑब्जेक्ट का प्लैंक में ले लो और प्लैंक का ग्राउंड में ले लो प्रॉपर साइन। बताओ ये बात हुई थी अपनी या नहीं हुई थी? यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से अगर हम देखो, मैन का हमको पता है, ये निकाला हमने, मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखे कोई तो सिर्फ एल माइनस एक्स गया है, तो देखते हैं इससे आता है कि नहीं। मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मैन का प्लैंक के रिस्पेक्ट में, प्लैंक के इस कोने पे खड़े हैं, अब हम प्लैंक के उस कोने पे खड़े हैं, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना चले गए? एल राइट साइड।
कितना चले गए, एल राइट साइड, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव से खोलूंगा, प्लस प्लैंक जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, देखो इधर गया, ये गया, यहाँ था, अब ये यहाँ है, -x, तो क्या मैंने सही लिया था? तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। डायरेक्शन का खेल है, अगर आप डायरेक्शन से खेल लेते हो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। नोट करो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, कहीं डाउट आ रहा हो तो पूछो भी प्लीज। सर दोनों से डिस्टेंस का क्या होगा सेंटर दोनों ऑफ से मास डिस्टेंस की? में क्या है, मतलब आ गई? सिर्फ मैन से? सिर्फ मैन से क्या होगा, ये इसको पॉइंट मास मानो, ये वाले एम को यहाँ रखो सेंटर पे, इसको यहाँ रखो, बता देता हूँ। एक्चुअली मैन को पॉइंट मास ट्रीट करना है, फिर 2 पॉइंट मास सिस्टम लगाना है, अभी बताता हूँ। ये नोट हो गया सब पूरा? Yes, sir. देखो इधर, इधर देखो, इस तरह के क्वेश्चन की पहचान सुन लेना। नीचे स्मूथ होगा, फिर एक फ्रेम होगा और उस फ्रेम पे कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको एक आदमी और एक पटरा दिखाई दे तभी आप कॉन्सेप्ट का उपयोग करें, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, कहीं पे भी लग सकता है, बस कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं पहले समझो। देखो ये था अपना पटरा, ये था उसके ऊपर चढ़ा हुआ पर्सन, ठीक। ये ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास होता प्लैंक का, बताओ होता कि नहीं अगर पर्सन नहीं होता तो? Yes, sir. यहाँ पे कैपिटल एम लाई करता और इस जगह पे स्मॉल एम लाई कर रहा है, जिनके दोनों के बीच का गैप बताओ, L/2 है। हाँ। अब लखानी साहब पूछ रहे हैं कि सर इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता? मैंने बोल दिया यहाँ लाई करता, इससे x1 पे और इससे x2 पे। तो बहुत आसान है, अगर हमें x1 सेंटर से निकालना है, छोटा m, m+m, L/2। अगर हमें मैन से निकालना है, बड़ा m हो गया कि नहीं? यस सर। अब कहानी समझो, कहानी देखो पूरी क्या है। ये पर्सन अपनी पोजीशन को यहां ले आए, तो क्या पर्सन प्लैंक के रिस्पेक्ट में L मूव कर गया, हाँ। है ना? लेकिन जब ये इधर मूव करेगा तो ये इधर भी मूव करेगा, प्रोवाइडेड CM कहीं नहीं जाएगा, CM कहीं नहीं जाएगा, CM अपनी जगह पे रहेगा। तो उसी चीज को तो मेंटेन करने के लिए देखो ये पटरा यहां मूव किया, पर्सन यहां चला गया। अब देखो अभी भी भारी पोर्शन के पास है, पहले भी भारी पोर्शन के पास था, अभी भी भारी पोर्शन के पास, और ये अपना प्लैंक x, ठीक, x, इसको s ले लो, s प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, थोड़ा क्या कंफ्यूजन से बच जाओ, s प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे 3 चीजें सोचनी है, दिमाग खोलो दिमाग खोलो दिमाग खोलो। कैसे क्वेश्चन आएंगे सर, कैसे पहचानेंगे? नीचे की सरफेस स्मूथ, एक मूविंग प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट छोटे छोटे, ठीक, ये होगा इसकी पहचान। फिर 3 चीजें देखनी है, फ्रेम का ग्राउंड में डिस्प्लेसमेंट, मूविंग चीजों का फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, और फिर मूविंग चीजों का ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, यूजिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये वाला रिलेटिव मोशन भी बता चुका हूं मैं, अगर आपको लेक्चर्स याद हैं तो बोलो। समझ आया या नहीं आया? यस आ गया सर। आ गया। अब देखो एक से ज्यादा पर्सन मूविंग हो, अब मैं इस फॉर्मूले का जनरलाइज्ड फॉर्म लेके आ रहा हूं आपके सामने, जनरलाइज्ड फॉर्म, ताकि किसी भी स्थिति में इसका क्वेश्चन गलत नहीं करो आप। मैं ऐसा चाह रहा हूं, s प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज माइनस टाइम्स m1 x1 रिलेटिव प्लस
m2 प्रॉपर साइन x2 रिलेटिव डैश डैश डैश। जितने भी ऊपर मूविंग ऑब्जेक्ट्स या पर्सन है, नीचे प्लेन का मास प्लस सारे पर्सन का मास, मैं तो बोलूंगा सिस्टम का मास, जितने भी पर्सन्स हैं। गोट इट? ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन गया। लेकिन याद रखना, जो मूविंग पर्सन्स या छोटे छोटे मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं फ्रेम के ऊपर, इस फॉर्मूले में उनके डिस्प्लेसमेंट्स ग्राउंड वाले नहीं है, रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब प्लैंक के रिस्पेक्ट वाले हैं। कौन वाले हैं? प्लैंक के रिस्पेक्ट वाले, वरना आप गलत कर आओगे। फिर बोलोगे सर हमें ये तो ठीक है दिख जाएगा, हम x1 का ग्राउंड में कैसे पाएंगे? तो तुम पहले x1 का प्लैंक में, यही है रिलेटिव है, इसी को बोलते हैं x1 का प्लैंक में, और SPG ये जो निकालोगे प्लैंक का ग्राउंड में, ये प्रॉपर सेट करिए आओगे प्रॉपर साइन के साथ, तो आपको उसका उन पर्सन्स का ग्राउंड में भी मिल जाएगा। लेकिन SPG निकालते टाइम बी वेरी केयरफुल that these displacements are not ground specific displacement, these are the relative displacement with respect to Planck। लिखो इस जनरलाइज फॉर्मूले को। These displacements are the relative displacement with respect to ground। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हैं। कैसे हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हैं। आगे बढ़ूं? समझ आया? अरे यार सर एक क्वेश्चन करके दिखा दो। फॉर्मूला तो बड़ा सा दिख रहा है, अच्छा आपने लिखा है तो अच्छा ही होगा, है ना? प्रॉपर साइन का मतलब राइट वाला पॉजिटिव तो लेफ्ट वाला नेगेटिव, अकॉर्डिंगली। डिंगी डिंगी डिंगी। देखो भैया, 70 किलो का ये प्लैंक, एक पर्सन इधर खड़ा 20 किलो का, दूसरा खड़ा इधर 30 किलो का, 60 मीटर इस पटरे की लेंथ। ठीक। If both person wishes to meet at the center of the plank, क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाओ, फिर मैं आपसे सब कुछ पूछता हूं। ये पर्सन 1, ये पर्सन 2, इसके हाथ भी होते हैं भाई, और 3 पैर नहीं है प्लीज, ट्राइपॉड हो जाएगा नहीं तो। क्वेश्चन दिख रहा है? अरे हाँ या ना बोलो ना यार। यस सर। क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा? 70 किलो का पटरा चिकनी चमेली सरफेस पे, 60 मीटर इसकी लंबाई, 20 किलोग्राम 30 किलोग्राम के दो पर्सन्स, इनको ला 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 करके इनको बीच पे मिलना, एकदम इधर सेंटर पे। ठीक, तो सेंटर पे अगर ये मिलना चाहते हैं तो ये चलेंगे एक दूसरे की तरफ, मास मोमेंट्स गेन करेंगे। तो हमको ये चाहिए कि हमारा प्लैंक कितना आगे या पीछे खिसक गया। जरा देखो कितना सही सेट फॉर्मूला दिया। ये माइनस लगाना, ये माइनस का मतलब लगाते समय पहले ये अज्यूम भी कर लेना कि राइट साइड हमारा पॉजिटिव है, जो मोमेंट राइट साइड गया है वो पॉजिटिव है, मास मोमेंट। तो अब बताओ 20 किलो वाला पर्सन जब यहाँ सेंटर पे आएगा, इस कोने को छोड़ के सेंटर पे मिलने आएगा 60 मीटर, बताओ प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना चलेगा? 30 इंटू प्लस 30, क्योंकि राइट साइड जाएगा। उधर वाला माइनस में जाएगा 30 इंटू 30। ओके, नीचे टोटल मास, किसी का मास छोड़ना मत नीचे। बताओ सही है या गलत? बोलो यार, मैच सही है करो सर। फॉर्मूले से। हो गया मैच? नाउ माइनस, ऊपर आया ये 600 माइनस 900 डिवाइडेड बाई 120,
ये हो गया माइनस, माइनस का 300 अपॉन 120, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी अपना जो प्लैंक है वो पीछे नहीं जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। ठीक, होते कैंसिलेशन करवा लेते हैं, कितना आएगा 2.5 मीटर राइट साइड हमारा प्लैंक जाएगा। अरे बोलो बच्चों, समझ आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। अब हमारा पहला तो पार्ट हो गया प्लस 2.5। अब x1 ग्राउंड, तो पहले x1 का फ्रेम में ले लो प्लैंक में, और प्लैंक का ग्राउंड में ले लो। तो दिस कम्स आउट टू बी x1 का प्लैंक में ये इधर गया था 30, प्लस का 30 और प्लस का 2.5, आंसर हो गया 32.5। एग्री कर रहे हो? अरे बोलो यार, हाँ ना क्यों नहीं बोलते? यस सर। बोलो, मैन के इंडिविजुअल ग्राउंड फ्रेम वाले डिस्प्लेसमेंट्स भी आ गए या नहीं आए? मैन के इंडिविजुअल ग्राउंड फ्रेम वाले डिस्प्लेस